साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी परिवार में। तो साथियों, थोड़ा आज विलंब हो गया क्योंकि क्लास को थोड़ा लेट से छोड़ते, इसी वजह से क्लास थोड़ी लेट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं, रश्मि, बबीता, शिवाजी, जिया राना। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने मस्तिष्क का एक फिगर बना हुआ है और कल हमने मस्तिष्क पढ़ाया था, जिसमें हमने ये बताया था कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, यानी ये जो होता है, ये देखिएगा जैसे ये वाला जो हमारा भाग है ना, ये इस तरह से है, ये वाला भाग इस तरह से है, देखिएगा ऐसे यहाँ पर मस्तिष्क होता है, तो ये और ये ऐसे होता है। ये जो होता है ना, ये हमारा पीछे वाला भाग है। ये देखिएगा ऐसे मस्तिष्क है, जैसे हम खड़े हैं तो ये आगे वाला भाग है और ये पीछे वाला भाग है। तो मस्तिष्क के मेरे साथियों 3 हिस्से होते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला पूरा यहाँ से लेकर, एक सेकंड, पूरा आप देख पा रहे होगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो ये वाला भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? इस पूरे को कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। यानी सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा भाग क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। क्लियर? फिर साथियों दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा जो होता है वह होता है मध्य मस्तिष्क। दूसरा क्या होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। ये आप देख रहे होगे, ये क्या है? ये मध्य मस्तिष्क है। ये वाला जो आप देख रहे होगे, ये पूरा क्या है? मध्य मस्तिष्क है। और फिर इसके बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क। अगर हम पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो याद रखना, ये वाला जो पूरा है ना, इससे ये हमारा पश्चिम मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। कौन कौन से होते हैं? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, कल हमने इसके विषय में बताया था कि जो अग्र मस्तिष्क होते हैं उसके 3 भाग होते हैं, या उसके मेन रूप से 2 भाग होते हैं। सबसे पहला एक तो होता है हमारा अग्र मस्तिष्क, है ना, जिसको हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं। जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। और दूसरा मेरे साथियों क्या होता है? दूसरा होता है डाइएनासीफेलान। क्या होता है? डाइएनासीफेलान। डाइएनासीफेलान के 2 हिस्से होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अगर देखा जाए अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क होता है। और दूसरा साथियों क्या होता है? दूसरा होता है डाइएनासीफेलान। डाइएनासीफेलान, ये 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें प्रमस्तिष्क को, प्रमस्तिष्क क्या करता है? जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, है ना, हाँ, ये आप कह सकते हैं जितने भी बुद्धिमत्ता वाले कार्य होते हैं, वह सभी कार्य हमारे अग्र मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? अग्र मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं या प्रमस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क। क्या आता है? मध्य मस्तिष्क आता है। मध्य मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मध्य मस्तिष्क के 2 हिस्से होते हैं, सेरिबेरल पेंडिकल, जो कि रस्सी जैसी संरचना होती है और ये इसको इससे जोड़ती है। इसको इससे जोड़ने का कार्य रस्सी जैसी संरचना करती है, रस्सी जैसे तंतु करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सेरिबेरल पेंडिकल। क्या कहते हैं? सेरिबेरल पेंडिकल कहते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो होता है वो होता है कारपोरा कॉर्डी जेमिना। कारपोरा कॉर्डी जेमिना, कारपोरा का मतलब क्या होता है? आप ये याद रखो, कारपोरा मतलब इसमें पोर्स आते हैं। क्या आते हैं? पोर्स आते हैं। पोर्स मतलब होते हैं छिद्र। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। तो इसके तहत छिद्र आते हैं, यानी जो हमारे श्रवण केंद्र है, श्रवण केंद्र पर नियंत्रण कौन रखता है? मध्य मस्तिष्क रखता है। दृश्य पर नियंत्रण कौन रखता है? तो वह आपका कारपोरा कॉर्डी जेमिना रखता है। यानी जो कारपोरा कॉर्डी जेमिना है वो 2 क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, दृश्य पर और श्रव्य पर। दृश्य और श्रव्य ये हमारे मध्य मस्तिष्क इन पर क्या रखता है? इन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, दृश्य और श्रव्य पर। क्लियर? तो 2 हो गए। सबसे पहले सेरिबेरल पेंडिकल, रस्सी जैसी संरचना है जो अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ती है। दूसरा सेरिबेरल पेंडिकल। सेरिबेरल पेंडिकल जो होता है वह रस्सी जैसी संरचना होती है। और जो दूसरा होता है, दूसरे को हम क्या कहते हैं? दूसरे को मेरे साथियों याद रखना है, दूसरे को कहते हैं कारपोरा कॉर्डी जेमिना। इसमें पोर्स आते हैं, दृश्य और श्रव्य के, दृश्य और श्रव्य के। ये 2 बातें सभी को समझ में आ गई।
ये दो कार्य सभी को समझ में आ गए? सभी को समझ में आ गए? नमस्ते भाई सभी को। चलिए आगे देखिएगा, अगला हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क हमारा सबसे छोटा मस्तिष्क होता है, और सबसे छोटा मस्तिष्क होता है, सबसे छोटा मस्तिष्क होता है। और इसका जो आकार है वह गोभी के फूल की तरह होता है। इसका जो आकार है वो किसके फूल की तरह होता है? गोभी के फूल की तरह होता है। ठीक है, गोभी के फूल की तरह होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये जो है ना, ये पीछे वाला, ये आपका पश्चिम मस्तिष्क है। पश्चिम मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। और दूसरा आपको याद रखना है, सबसे पहला क्या हो गया? सेरिबेलम हो गया। दूसरा आवलांगेटा, मेडुला आवलांगेटा, मेडुला आवलांगेटा। दूसरा है पॉन्स बेरुलाई, पॉन्स बेरुलाई, पॉन्स बेरुलाई। ठीक है, तो मेरे साथियों सबसे पहला है सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारी ऐच्छिक, जो अब मेरी इच्छा के अनुसार चलती हैं, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रक होता है। ऐच्छिक क्रियाएं, और ऐच्छिक क्रियाएं क्या है? जो भी हमारे कंकाली तंत्र का पार्ट है, कंकाली तंत्र के अनुसार ऐसे भाग जो जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं, ऐसी पेशियां जिनको अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं, वह हमारी किसमें आती हैं? उनका नियंत्रण करता सेरिबेलम होता है। क्या होता है? सेरिबेलम होता है। और जो आपको अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला पाते हो, उनका क्या होता है? उनका होता है मेडुला आवलांगेटा, यानी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रक। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रक कौन होता है? मेडुला आवलांगेटा होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रक कौन होता है? मेडुला आवलांगेटा होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला आवलांगेटा होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, अब कहता है पोन्स क्या करता है? तो पोन्स इनके इनके बीच इनको जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर याद रखना है कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग, पूरा मस्तिष्क और डाइएनासिफेलान। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के भी 2 पार्ट हैं। मध्य मस्तिष्क के भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? तो हम कहेंगे कार्पोरा कॉर्डिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला आपका होता है सेरिबेलम, और दूसरा होता है ऑब्लांगेटा, और तीसरा होता है पोन्स। देखिएगा, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा लिखवा देते हैं। बस यही आपको समझने का है। इसके अलावा और जो प्रश्न बनते हैं तंत्रिका तंत्र से, बहुत ही सिंपल बनते हैं। जो भी हार्ड है वो यही है। देखिए, सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा? सबसे पहले हमने आपसे कहा मस्तिष्क के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? मुख्य रूप से भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कल इनके विषय में हमने लिखा दिया था। ठीक है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता है अग्र मस्तिष्क। क्या आता है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, लिखिएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग फटाफट लिखिएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। इसके 3 भाग, इसके 3 भाग होते हैं, लेकिन मुख्य भाग इसके 2 ही होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके 2 भाग होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और दूसरा जो इसका भाग होता है वो होता है डाई एनासी
फेलॉन, डाइएनासीफेलॉन। डाइएनासीफेलॉन जो होता है उसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से? थैलमस, हाइपोथैलमस। थैलमस, हाइपोथैलमस, ठीक है। अब इसके बाद आता है थैलमस। क्या आता है? थैलमस। सबसे पहला हम बात करते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो याद रखना, विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क होता है। अगर आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क कौन सा है, तो याद रखना कौन सा है? सेरिब्रम है। कौन सा है मेरे साथियों? सेरिब्रम हो जाएगा। क्या होगा? सेरिब्रम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये क्या है? विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, सोचने समझने, सोचने समझने, जवाब देने, जवाब देने और स्मरण का केंद्र होता है। स्मरण का केंद्र होता है। यानी जो भी हम तर्क वितर्क करते हैं, जो भी हम किसी से वाद विवाद करते हैं, जो भी हम किसी को याद करते हैं, सोचते समझते हैं, उन सब का केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम होता है। उन सब का केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम होता है। तो हमने क्या कहा? सेरिब्रम सोचने समझने जवाब देने स्मरण का केंद्र होता है, ठीक है। दूसरी हमें ये बात याद रखना है कि सेरिब्रम विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क होता है। ये विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मस्तिष्क होता है। अगर इसी में कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारी याददाश्त चली जाती है, हम पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, हमें पुरानी चीजें याद नहीं रहती हैं। तो कब? जब हमारा सेरिब्रम डैमेज होगा तो हम पुरानी चीजों को भूल जाएंगे, पुरानी चीजें हमें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। दूसरा, डाइएनासीफेलॉन। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या होता है? दूसरा है डाइएनासीफेलॉन। डाइएनासीफेलॉन, डाइएनासीफेलॉन की अगर हम बात करें, इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। सबसे पहला थैलमस और दूसरा हाइपोथैलमस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थैलमस। देखिए, जब भी आपको ये पूछा जाए, थैलमस के विषय में पूछा जाए, तो जो बात हम आपको बताते हैं वो आप याद रखिएगा। थैलमस से आपको क्या याद रखनी है? थैली। भाई थैली में क्या करते हो? जब आप थैली ले जाते हो तो आप उसमें क्या करते हो? उसमें चीजों को भरते हो ना, चीजों को स्टोर करने के लिए तो थैली ले जाते हो। तो याद रखना, यहाँ पर ये गर्म, ठंडा और दर्द का केंद्र होता है। दर्द का केंद्र, यानी अगर हमें चीज ठंडी लगती है, अगर हमें कोई चीज गर्म लगती है, तो इसके एहसास या जब में दर्द होता है, तो ये इसका केंद्र क्या है? तो इसका केंद्र होता है थैलमस। तो थैलमस याद रखना एक ऐसी थैली है जिसमें हम गर्म भी डाल लेते हैं, ठंडा भी डाल लेते हैं और जो भी होता है उसी में स्टोरेज कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भूख पे, अगर आपसे पूछा जाए गर्म का केंद्र क्या है, गर्म चीजों का एहसास कराने वाला केंद्र क्या है, तो वह हम क्या कहेंगे? थैलमस। और अगर पूछा जाए ठंडे का एहसास कराने का केंद्र, तो भी थैलमस। अगर पूछा जाए कि दर्द का एहसास कराने वाला, तो वो भी आपका थैलमस हो जाएगा। क्या होगा? थैलमस होगा। अब आगे बात करते हैं, दूसरा है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस, अब देखिए हाइपोथैलमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। हाइपोथैलमस जो होता है, हाइपो मतलब अगर जो ना मिले तो हम हाइपर हो जाएं, इसमें हाइपोथैलेमस में आप क्या कहते हो? हाइपो, हाइपो मतलब उग्र, हाइपो मतलब बढ़ जाना, हाइपो मतलब उग्र या बढ़ जाना। तो कब हम बढ़ जाते हैं, कब उग्र हो जाते हैं? तो देखिएगा, भूख प्यास का केंद्र, भूख प्यास का केंद्र, भूख और प्यास का केंद्र क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। जब आपको भूख लगती है, खाना ना मिले तो आपको चिड़चिड़ापन आता है, आप क्या हो जाते हैं? उग्र हो जाते हो, ठीक है। वैसे ही अगर आपको प्यास लगे, पानी ना मिले तो आपको क्या हो जाते हो? उग्र हो जाते हो, ठीक है। वैसे ही साथियों, अगर आपसे कहा जाए प्यार और घृणा, प्यार और घृणा, भैया इसमें तो लोग पागल हो जाते हैं।
तो प्यार और घृणा का केंद्र क्या होता है? हाइपोथैलेमस हो जाता है। जब प्यार होता है किसी से तो भी हद से ज्यादा, अरे भाई तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आएंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, है ना। तो ऐसे लोग बातें करते हैं। तो ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस करवाता है। अब कहता है घृणा। और जब किसी से हमें नफरत होती है तो हमें लगता है इसका तो खून कर दें, तो खून करवाने वाला भी कौन होता है? ये हाइपोथैलेमस भी होता है। तो याद रखना यहाँ पर क्या होता है? भूख प्यास का केंद्र, प्यार घृणा का केंद्र क्या होता है? तो वह आपका हाइपोथैलेमस होता है। तीसरा, ताप नियंत्रक। ताप नियंत्रक यानी जो हमारी बॉडी है, बॉडी का ताप मेंटेन करता है, बॉडी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कह सकते हैं स्थायी बनाता है। और ये कार्य कौन करता है? ये कार्य कराने वाला भी हाइपोथैलेमस होता है। तो यहाँ पर हमने क्या बात की? सेरिब्रम की बात की, थैलेमस की बात की, हाइपोथैलेमस की बात की। क्लियर? इन तीन पर हमने बात की। अब देखिएगा डाई एनासी फेलोग्राफ। डाई एनासी फेलोग्राफ, ठीक है। जैसे पूछा जाता है डाई एनासी फेलोग्राफ कौन क्या है, तो याद रखिए डाई एनासी फेलान, याद है ना। और ये क्या? डाई एनासी फेलान, है ना। फेलान से डाई एनासी फेलान। ग्राफ मतलब क्या होता है? ग्राफ का मतलब चित्र होता है। तो यहाँ पर मस्तिष्क की तंत्रिका कार्य की, तंत्रिका कार्य की, जो मस्तिष्क है वो हमारे क्या करता है? तंत्रिका। भाई तंत्रिका तो मस्तिष्क में फैली है, तो तंत्रिका जो कार्य की होती है उसकी जांच करने के लिए का विद्युत आवेग या विद्युत जांच करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? डाई एनासी फेलोग्राफ। क्या किया जाता है? डाई एनासी फेलोग्राफ। क्लियर? तो डाई एनासी फेलान, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। डाई एनासी फेलान क्या है? ये हमारे डाई एनासी फेलान से रिलेटेड है। डाई एनासी फेलान मस्तिष्क का भाग है, तो इससे मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगता है। मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने के लिए, मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए। क्लियर? बात समझ में आ गई सभी के? कोई अगर ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया है फटाफट पूछ सकता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा थैलेमस, हाइपोथैलेमस और साथियों सेरिब्रम। सेरिब्रम। क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा? कह रहे कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बात करते हैं मध्य मस्तिष्क पर। आगे हम बात किस पर करते हैं? मध्य मस्तिष्क। अब जैसे ही नाम आया मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो मध्य मस्तिष्क के मेरे साथियों दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो भाग होते हैं। सबसे पहला पॉन्स बेरुलाई, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। और दूसरा होता है कारपोरा, कारपोरा क्वार्डिजेमिना, कारपोरा कॉर्डिजेमिना, कारपोरा कॉर्डिजेमिना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रल पेंडिकल। किसकी बात करते हैं? सेरिब्रल पेंडिकल। कोई बताएगा सेरिब्रल पेंडिकल क्या है? कोई बताएगा सेरिब्रल पेंडिकल क्या है? सिर्फ बताना। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या कहा? सेरिब्रल पेंडिकल। अब जो सेरिब्रल पेंडिकल है ये क्या है? रस्सी नुमा तंतु होते हैं। इसमें क्या होते हैं? धागे नुमा तंतु होते हैं। धागे नुमा तंतु होते हैं। धागे नुमा तंतु जो अग्र मस्तिष्क को
जो अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करते हैं। पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन करता है? तो याद रखिएगा सेरिब्रल पेंडिकल। कौन? सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है। दूसरा है कार्पोरा कॉर्डी जेमिना। क्या आपको याद रखना है? कार्पोरा क्वारडी जेमिना। क्वारडी जेमिना क्या कहता है? कार्पोरा क्वारडी जेमिना। अब यहाँ पर कार्पोरा क्वारडी जेमिना आया तो आपको क्या याद रखना है? पोर्स। पोर्स का मतलब क्या है? पोर्स का मतलब होता है छिद्र। पोर्स का मतलब क्या होता है? छिद्र। देखिएगा यहाँ पर क्या है? पोर। पोर्स का मतलब होता है छिद्र। याद रखिए श्रवण, दृश्य और श्रव्य, दृश्य और श्रव्य क्रियाओं के केंद्र होते हैं। क्रियाओं के केंद्र होते हैं। यानी जो हमें देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, उनका केंद्र का क्या है? उनके केंद्र को कहते हैं कार्पोरा कॉर्डी जेमिना। क्या बोलते हैं? कार्पोरा कॉर्डी जेमिना। कार्पोरा कॉर्डी जेमिना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका बचा है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क मतलब सबसे पीछे का मस्तिष्क। सबसे पीछे का मस्तिष्क होता है और सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क होता है। सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क होता है। सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क होता है। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क क्यों होता है? देखिएगा अगर पूछा जाए कि इसके कितने भाग होते हैं तो याद रखिएगा इसके भाग मेरे साथियों 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन मुख्य भाग 2 ही माने जाते हैं। सबसे पहला जो होता है वो ये होता है सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम होता है। क्या होता है? सेरिबेलम होता है। जो सेरिबेलम होता है, जितनी भी हम अपने आप से क्रियाएं कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, है ना, अपना सर नचा सकते हैं, पैर उठा सकते हैं, तो ये सब हमारी क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं, हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो ऐच्छिक क्रियाओं का ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। जितनी भी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, वह हमारी सभी इच्छाओं के केंद्र क्या कहलाते हैं? सेरिबेलम कहलाते हैं। तो सेरिबेलम क्या है? समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र क्या कहलाता है? सेरिबेलम कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे को हम क्या कहते हैं। दूसरा हमारा कहलाता है सबसे पहला सेरिबेलम। सबसे पहला क्या कहलाता है? सेरिबेलम कहलाता है। दूसरे को अगर हम बात करें, दूसरे की बात करें तो क्या कहते हैं? मेडुला आबलांगेटा। मेडुला आबलांगेटा। मेडुला आबलांगेटा। अब देखिए जैसे लिखा है मेडुला आबलांगेटा। अब मेडुला आबलांगेटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र। अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। अब अगर हम बात करें अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं जिनको हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, वो सभी की सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अब ध्यान देना, इसको सबसे महत्वपूर्ण क्यों कहा गया, ये आप देखना कि इसको सबसे महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है। सबसे पहला रक्त दाब केंद्र, यानी ये रक्त दाब पर नियंत्रण रखता है। जो रक्त दाब होता है ना, ब्लड प्रेशर, तो यही से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। दूसरा क्या करता है? हृदय गति को नियंत्रित करता है। हृदय गति या हम कह सकते हैं धड़कन। क्या हम कह सकते हैं? धड़कन। जो धड़कन होती है ना, धड़कन पर भी यही नियंत्रण रखता है।
धड़कन, जो हमारी धड़कन होती है ना, धड़कन, धड़कन पर क्या कौन नियंत्रण रखता है? यही नियंत्रण रखता है। कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। तीसरा, श्वसन की क्रिया का केंद्र होता है, श्वसन की क्रिया का केंद्र होता है, श्वसन की क्रिया का केंद्र होता है। श्वसन की क्रिया का केंद्र क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो याद रखना, जितने भी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, सभी का कार्य क्या होता है? सभी का कार्य है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है। अब तीसरा जो आता है वो है पांस बेरुलाई। ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे क्या कहा, जो तीसरा हमारा है उसको हम क्या कहते हैं? पांस बेरुलाई। क्या नहीं समझ में आ रहा है? स्नेहलता, क्या नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। तीसरा, तीसरा हमारा क्या है? पांस बेरुलाई, पांस बेरुलाई। देखिएगा, अगर हम बात करें पांस बेरुलाई की, तो सबसे पहले आप याद रखना, सेरिब्रम व सेरिबेलम को जोड़ता है, सेरिबेलम को जोड़ता है। ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो आपका श्वसन केंद्र होता है, श्वसन की क्रिया पर भी नियंत्रण रखता है, श्वसन की क्रिया का नियंत्रण भी रखता है, श्वसन की क्रिया पर ये नियंत्रण भी रखता है। ठीक है। तीसरा, जो आपको वॉमिटिंग आती है ना, उल्टी, या हम कह सकते हैं मतली, मतली पर नियंत्रण, मतली पर नियंत्रण रखता है, मतली पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। क्लियर? समझ में आया? ये पांस बेरुलाई का कार्य होता है। देखिए, ये क्या करता है? मुख्य रूप से जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया पर मुख्य रूप से नियंत्रक मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में पांस बेरुलाई नहीं है, ऑप्शन में पांस नहीं देता है, क्योंकि पांस के लिए मुख्य कार्य माना गया है सेरिब्रम और सेरिबेलम को जोड़ना, तो ऑप्शन में पांस नहीं देता है। तो अगर ऑप्शन में पांस नहीं है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करेगा? श्वसन की क्रिया का केंद्रक बनेगा, श्वसन की क्रिया को रोकेगा, है ना? तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये होगा। अब आपने देखा होगा, कभी कभी कुछ लोग सर के बल गिरते हैं, सर के बल अगर ऐसे गिर गए तो उनकी याददाश्त चली जाती, कारण ये डैमेज हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग इस तरह से गिरते हैं, इस सर के बल ऐसे गिर जाते हैं, है ना, और उनकी मृत्यु हो जाती है। कारण क्या है? कि ये जो पश्चिम मस्तिष्क में हमारा श्वसन केंद्र है, पश्चिम मस्तिष्क में हमारा श्वसन केंद्र है, तो श्वसन की क्रिया बाधित हो जाती है। जैसे हम ऐसे गिरते हैं तो श्वसन का जो केंद्र है वो डैमेज हो जाता है, श्वसन आती नहीं है, सांस हम ले नहीं पाते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर? सभी साथी एक बार ये बता दें कि क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। सभी को क्लियर है? यानी अग्र मस्त जो हमारा आम मस्त जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था, उसका पहला पार्ट आपका क्लियर हो चुका है। क्योंकि हमने आपको ये तो लिखाया था कि जो मेरुदंड होती है, मेरुदंड, दूसरा मेरुदंड था ना, मेरुदंड, तो याद रखना मेरुदंड क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। और जहां से मस्तिष्क व
रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, तो सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा, वह सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? उस सबसे ऊपरी हिस्से को कहते हैं एटलस। जो सबसे ऊपरी रीढ़ की हड्डी होती है जहां से मस्तिष्क जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। अगर पूछा जाए मेरुदंड का कार्य क्या है, मेरुदंड का कार्य क्या है, तो याद रखिएगा प्रतिवर्ती क्रिया करवाना। क्या है? प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्रिया का निर्माण। प्रतिवर्ती क्रिया का निर्माण कौन करता है? मेरुदंड करता है। दूसरा, शरीर को आधार प्रदान करना, शरीर को सीधा बैठने, बैठने, चलने, खड़े होने, खड़े होने में सहायक, खड़े होने में सहायता कौन देता है? तो याद करना है कि वह होता है मेरुदंड, या जिसको कहते हैं मेरु रज्जु। क्या कहते हैं? मेरु रज्जु, रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल सही। हाँ, मिचली है, मतली है, जो भी आयुर्वेद में उसको मतली कहते हैं। जो भी तुम्हारा मिचली और मिचला हो वो आप लिख लो, ठीक है जूही। आयुर्वेद उसको मतली कहता है, किताब की अगर भाषा बोले तो बच्चा उसको मतली कहा जाता है, मतली। क्लियर? जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आ गई? तो मेरे साथियों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका क्लियर हो गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्वायत्त तंत्र, अब हम दूसरी बात करते हैं। पहले लिख लो फिर दूसरा पेज ऐड कर ले। सभी लोग लिख लीजिएगा फटाफट। हो गया? चलिए, अब मेरे साथियों जो दूसरा आता है उसको क्या कहते हैं? जो दूसरा आता है उसको क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम मस्तिष्क निकाल दें, मस्तिष्क में जो होगा वह क्या होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा। रीढ़ की हड्डी में जो होगा वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा। बाकी जो हाथ है, जो पैर है, हमारा पूरा हमारा जो शरीर है, इस सभी में जो भी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं वो सभी की सभी परिधीय तंत्रिका तंत्र की का भाग होती हैं। यानी हम कह सकते हैं मस्तिष्क व मेरु रज्जु को छोड़कर, मेरु रज्जु को छोड़कर शेष पूरे शरीर में पाई जाने वाली, पूरे शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिका, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हमने क्या कहा? मस्तिष्क व मेरुरज्जु को छोड़कर शेष पूरे शरीर में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र को हम क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होगी, मतलब जैसे हमारे मस्तिष्क में मान लीजिए जैसे कहीं आग लग गई या कहीं सांप आया, सांप निकल के आया, या कुछ भी, जैसे हम किसी चीज पे पैर रखते हैं वैसे हमें क्या एहसास होता है? हमें बहुत ही मुलायम मुलायम एहसास होता है, हम तुरंत अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारी पैर में तंत्रिकाएं होंगी, पैर में तंत्रिकाएं होंगी, है ना, और जो हमने पैर को पीछे खींचा, तो पैर को पीछे हमने खींचा, अपनी इच्छा अनुसार खींचा, लेकिन इसका एहसास किसने कराया? मस्तिष्क ने। तो जो पैर से तंत्रिकाएं कहाँ गई होंगी? पैर से तंत्रिका गई होंगी मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से तंत्रिकाएं कहाँ गई होंगी? पैर तक गई होंगी कि नहीं गई होंगी?
बताओ गई होंगी या नहीं गई होंगी, सभी लोग बताइएगा, गई होंगी कि नहीं गई होंगी? है ना? तो इस तरह से जो परिधि तंत्रिका तंत्र है उनमें तंत्रिकाएं दो प्रकार की पाई जाती हैं, यानी परिधि तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। परिधि तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो ऐसी तंत्रिकाएं जो हमारे मस्तिष्क तक जाती है। कहां तक जाती हैं? मस्तिष्क तक जाती है, तो उनको क्या कहते हैं? कपालीय तंत्रिका। क्या कहते हैं? कपाली तंत्रिका। कपाली तंत्रिका कहते हैं। इनके कितने जोड़े होते हैं? तो इनके 12 जोड़ी होते हैं। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। दूसरा साथियों, जो हमारी मेरु रज्जु में होती है, किसमें होती है? मेरु रज्जु में होती है। और जो मेरु रज्जु में होती हैं उनको कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं। राज, रूबी, कोमल, सभी लोग ध्यान दें। एक तो ऐसी होती हैं जो मस्तिष्क में होती हैं, उनको कहते हैं कपाल, क्योंकि कपाल मस्तिष्क से है। तो सबसे पहला क्या है? कपाली तंत्रिका है, जो कि 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी होती हैं और ये परिधीय अंगों से, परिधि अंगों से मस्तिष्क तक जाती हैं। मस्तिष्क तक जाती हैं। मस्तिष्क तक जाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कपाली तंत्रिकाएं कहते हैं। दूसरा मेरे साथियों, मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, अगर पूछा जाए कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी होती हैं। कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 31 जोड़ी होती है। ठीक है, अब 33 नहीं होती, 31 जोड़ी। तंत्रिकाएं अलग है। जो मेरुदंड है ना, मेरुदंड, मेरुदंड में हड्डी कितनी है? अगर पूछा जाए मेरुदंड में हड्डी, तो मेरुदंड में जो हड्डी है वह 33 होती है बच्चों में। वयस्कों में आते आते 26 हो जाती हैं। बताया था ना। लेकिन यहाँ पर तंत्रिकाओं की बात कर रहा है। हड्डी, हड्डी तो अलग होती है, तंत्रिकाएं अलग होती हैं। ठीक है, तो 31 जोड़ी होती हैं जो मेरुदंड से निकलकर, मेरुदंड से निकलकर शरीर के परिधि अंगों में जाती हैं। परिधि अंगों में जाती हैं। परिधि अंगों में जाती है। क्लियर? तो परिधि तंत्रिका तंत्र क्या है? मस्तिष्क व मेरुरज्जु को छोड़कर शेष सभी शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिका तंत्र परिधि तंत्रिका तंत्र कहलाती हैं। इसमें जो तंत्रिकाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कपाली तंत्रिका, मेरु तंत्रिकाएं। 12 जोड़ी होती है, परिधि अंगों से मस्तिष्क तक जाती हैं। और मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है, मेरुदंड से निकलकर शरीर के परिधि अंगों तक आती हैं। ये है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये है परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर? समझ में आ गया? इसमें तो कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा आपका आता है, चलिए लिख नहीं पाया होगा, चलिए लिख नहीं पाया होगा ना, कोई बात नहीं, लिख लो भाई आप लोग। लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको क्या कहते हैं? स्वायत्त मतलब ये स्वाधीन होती है। स्वाधीन यानी ये स्वयं कार्य करती है। क्या करती है? स्वयं कार्य करती हैं। स्वयं कार्य करती हैं, इनको नियंत्रित नहीं कर सकते। ये स्वयं कार्य करती है, इन पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है, इसीलिए इनको कहते हैं ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस का मतलब
जैसे नहीं कहते ऑटो लगा दो, ऑटो मतलब अपने आप, ये अपने आप होती हैं, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, स्वयं ये कार्य करेंगी। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है ये साथियों दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होगा वह होगा परानुकंपी। परानुकंपी देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या दिखाया, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये अपने आप कार्य करता है। इसकी जो तंत्रिकाएं हैं ना तो मस्तिष्क पर निर्भर करती है और ना मेरुरज्जु पर, अपने आप कार्य करती हैं, अपने आप कार्य करती है, किसी का फाउंडेशन नहीं है। तो ये दो प्रकार की होती है, परानुकंपी और अनुकंपी। परानुकंपी और अनुकंपी, ठीक है। जो परानुकंपी होगा वह साथियों याद रखना, जो परानुकंपी होगा वह घटाने का कार्य करता है, वह घटाने का कार्य करेगा, घटाने का कार्य करेगा। और जो अनुकंपी होगा वह बढ़ाने का कार्य करेगा, बढ़ाने का कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ये दोनों क्या है? एक दूसरे से विपरीत है। ये घटाने का कार्य करता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं, एक सेकेंड, हम ये कह सकते हैं कि ये सिकुड़ने का कार्य करेगा। ये क्या करेगा? सिकुड़ने का कार्य करेगा। यह सिकुड़ने या घटाने का कार्य करता है, ठीक है। जबकि परा अनुकंपी जो होता है वह फैलाने, फैलाने या बढ़ाने का कार्य करता है। क्या करेगा? फैलाने या बढ़ाने का कार्य करेगा। यह दोनों एक ही क्रिया को या तो घटाएंगे या बढ़ाएंगे। अब अच्छा ये बताओ, हाँ ये शालिनी चौहान ने बिल्कुल सही कहा कि ये क्या घटाएंगे क्या बढ़ाएंगे, मैम ये तो समझ में नहीं आ रहा है। समझा रहे देखो, सबसे पहले मान लो शालिनी बताएंगी और कोई नहीं बोलेगा। अच्छा शालिनी ये बताओ, जब भी आप पर जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक से कोई चीज आ रही है, जैसे चमगादड़ अचानक आपके पास आ गया, तो आप क्या करते हो? जैसे चमगादड़ एकदम आप जा रहे हो और कभी कभी आप देखते हो अचानक से चमगादड़ आपके पास आता है, भले ही आपके मुंह पे झपट्टा नहीं मारता है, लेकिन आपकी अचानक से आंख बंद हो जाती है, बंद होती है ना, या हम कह सकते हैं हमारी आंखें एकदम सिकुड़ जाती हैं, हो जाती। वैसे तो हम अपनी आंखें झपकाते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं साधारण तरह से, लेकिन जब अचानक से कोई चीज हमारे सामने आ जाती है तो हमारी अचानक एकदम आंखें बंद हो जाती हैं। तो आंखें क्या हो गई? सिकुड़ गई ना। दो चीजें हैं, सबसे पहले देखिएगा आंखों की पुतली जो होती है, पुतली, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। आप पुतली फैला नहीं सकते हो, सिकोड़ नहीं सकते हो। यानी पुतली आंखों का फैलाना या सिकोड़ना, आंखों का फैलाना, फैलाना व सिकुड़ना, सिकुड़ना। अब देखिएगा, अब अगर कहे आंखों को फैलाएगा कौन, तो जब आपके ऊपर अटैक करता है कोई या जब आप पर आक्रमण करता है कोई, तो आपकी जो आंखें होंगी वह अपने आप सिकुड़ जाएंगी, पुतली आपकी अपने आप सिकुड़ जाती है। और सिकुड़वाने का काम कौन करता है? परानुकंपी करता है। कौन करता है? परानुकंपी करता है। लेकिन सपोज करो जब आपका रिजल्ट आया और आप उसमें, मतलब मान लीजिए टेट का रिजल्ट आया और उसमें आपके आ गए 136 नंबर या 140 नंबर, तो आप कहते हैं 140, तो आपकी अचानक से पुतली कैसी हो जाती है? अपने आप फैल जाती है। किसी ने फैलाई नहीं, अपने आप फैल गई, अपने आप। तो इसको हम, ये किसके कारण फैल गई? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण। आंखों का फैलना और सिकुड़ना, आंखों का फैलना और सिकुड़ना, क्लियर? अभी बताएंगे, अभी तो स्टार्ट करा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, कभी कभी आप अपने डॉक्टर से
डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बहुत ज्यादा उलझन हो रही है, तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर, या हम कह सकते हैं आपको कभी कभी जो आपकी धड़कन होती है कभी तेज हो जाती है कभी धीमी हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? देखिएगा यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जब आपका हार्ट होता है ना, कभी कभी बहुत तेज गति से धक 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 करता है, और कभी धीरे धीरे धक 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 करता है। करता तो हमेशा ही है, धड़कता तो हमेशा है, जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन धड़कना बंद हो जाएगा। तो जब ये जो हृदय है ना, हृदय हृदय जब तेज धड़कने, मान लीजिएगा कभी हमारे सामने जैसे हम खड़े हैं और अचानक से शेर आ गया, तो डर की वजह से हमारी धड़कनें बहुत तेज तेज चलने लगती हैं कि नहीं? तो हृदय का तेज धड़कना यानी हृदय का धड़कना, तो अगर हृदय का धड़कना अगर तेज हो जाए तो किसके कारण होगा? अनुकंपी के कारण होगा। और अगर धीमे धीमे हो जाए, है ना, अगर धीमे धीमे दिल धड़कने लगे यानी धीरे धीरे धड़कने लगे, तो क्या हो जाएगा? परानुकंपी के कारण होगा। परानुकंपी के कारण धीरे धीरे और वैसे तेज तेज होगा। रक्त दाब या रक्त वाहिनियां। दूसरा मूत्राशय देखिएगा, मूत्राशय होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है उसमें, इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें फैलाव कहेंगे, यानी संकीर्णन और प्रसारण, यानी मूत्राशय का सिकुड़ जाना और फैलना। तो अगर फैल रहा है, अगर फैलेगा तो किसके कारण? अनुकंपी के कारण, है ना। अगर फैलेगा, फैल जाता है यानी बड़ा हो जाता है ना, तो किसके कारण हो जाता है? अनुकंपी के कारण। किसके कारण? अनुकंपी के कारण। और सिकुड़ जाता है किसके कारण? सिकुड़ जाता है किसके कारण? परानुकंपी के कारण। मान लीजिएगा, इसको समझिएगा, जैसे जब आप टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट तो सारी उत्सर्जित कर देते हैं, तो जब टॉयलेट उत्सर्जित कर देते हैं उस अवस्था में जो आपका मूत्राशय है वो सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे 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 समय बीतता है, धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके मूत्राशय में जब मूत्र इकट्ठा होता है तो वह फैल जाता है। फैलता किसके कारण है? तो अनुकंपी के कारण। और सिकुड़ता किसके कारण है? परानुकंपी के कारण। रक्त वाहिनियां जो है वह फैलती किसके कारण है? तो फैलती है अनुकंपी के कारण। ठीक है। और मेरे साथियों, सिकुड़ती किसके कारण है? सिकुड़ती है परानुकंपी के कारण। परानुकंपी के कारण। क्लियर? सिकुड़ती है परानुकंपी के कारण। क्लियर? अब देखिए, अब आप सभी लोग दो चीजों का आंसर बताइएगा फटाफट। जैसे फेफड़े का फैलना, फेफड़ों का फैलना, जल्दी से बताओ, फेफड़ा किसके कारण फैलेंगे? जल्दी से बताओ, फेफड़ा किसके कारण फैलेंगे? फेफड़े किसके कारण फैलेंगे? अनुकंपी। सभी कह रहे हैं अनुकंपी। वेरी गुड, अरे वाह। और बच्चा मेरे ये बताओ, सिकुड़ेंगे किसके कारण? सिकुड़न किसके कारण आएगी? परानुकंपी के कारण। किसके कारण? परानुकंपी के कारण। सभी को समझ में अच्छे से आ गया? तो मेरे साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में एक नए जोश और जुनून के साथ।
आशा नहीं बल्कि हमें पूरा विश्वास है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को, अगर किसी को टाइम भी हो गया पता नहीं चला, तो चलिए मिलते हैं अगले वीक। धन्यवाद।